बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले कहते हैं कि खान साहब 2 बार कोशिश कर चुके हैं कि उन्हें सियासी शहादत मिल जाए, लेकिन ये दोनों खुदकुश हमले नाकाम हुए, उन्हें सियासी शहादत नसीब नहीं हो सकी। खान साहब ने पूरी कोशिश करके देख ली कि किसी तरह उनकी हुकूमत खतरे में आ जाए। ये तासुर मौजूद है कि पिछले 2-4 हफ्तों से हुकूमत ने मुतअद्दिद ऐसी अटेम्प्ट की हैं जिससे हुकूमत पूरी तरह खतरे में आ जाए। इदारे से उलझ के भी देख लिया, लड़ाई करके भी देख ली और कालरम तरीके लबैक वाला नुस्खा भी आजमा लिया, लेकिन मन की मुराद पूरी नहीं हुई। अपोजिशन भी तरीके अदम एतमाद लाने से इनकार कर चुकी है। कल शहबाज शरीफ ने भी कह दिया कि अभी फिलहाल वक्त नहीं आया, लेकिन नए इंतखाबात के मुतालबे किए जा रहे हैं। तो नए इंतखाबात का मुतालबा करने वाली अपोजिशन कोई अमली कदम उठाने को तैयार नजर नहीं आती। तो जराए ये कहते हैं कि ये मामला या ये बात कहीं ना कहीं तय हो चुकी है कि अगला साल इलेक्शन का होगा। खुद हुक्मरान जमात के बहुत से लोग इस बात का इकरार करते हैं कि इलेक्शन अगले साल मुतवक्को है, नेक्स्ट ईयर, और शायद यही वो यकीन दहानी है जो अपोजिशन को भी कराई गई है। और अपोजिशन भी इस हवाले से अब ज्यादा हाथ पांव नहीं मार रही कि इलेक्शन में कुछ ही महीने बाकी रह गए। अपोजिशन ने कारदम तरीके लबैक के मामले पर भी खुद को बैकफुट पे रखा, खुद को अलग थलग रखा। ख्याल ये था, यानी हुकूमत के लोगों का ख्याल ये था कि अपोजिशन कारदम तरीके लबैक के साथ खड़ी होगी और फिर वो जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे उसको अपोजिशन के साथ जोड़ा जाएगा, यानी फॉरेन फंडिंग, भारतीय एजेंट और ये सब कुछ। ये इसलिए बिल्ड किया जा रहा था कि अपोजिशन भी साथ खड़ी होगी, अपोजिशन मौके से फायदा उठाएगी, बहती गंगा से हाथ धोने की कोशिश करेगी। लेकिन अपोजिशन ने इस मामले से उसको बिल्कुल अलग थलग रखा। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने नहीं, बल्कि तमाम सियासी जमातों ने खुलकर इस मामले के ऊपर तहरीक लबैक का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस मामले को अमन व मान से हल करने पर जोर दिया। और ज्यादा कोशिश इस बात पर की गई कि किसी ना किसी तरीके से यह मामला सेटल हो जाए, मुआहदा हो जाए। अब खान साहब को इस बात की सुनगिन है कि उनको लाने वाले उनसे नाराज है, ये उनको पता है, ये कोशिश खुद उन्होंने की है। अब तल्लुकात वो नहीं रहे और वो जो फार्मूला था खान साहब को 10 साल इक़्तिदार में रखने का, वो फार्मूला भी लिपेटा जा चुका है। मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स की है उसकी वजह से भी खान साहब को खासा नुकसान पहुंचा है। और अब हुकूमत खुद अपनी कारकर्दगी की वजह से वो मौका खो चुकी है जो मौका उन्हें उनके चाहने वाले देना चाहते थे। अब वो भी खान साहब को कोई दोबारा ऐसा मौका नहीं देना चाहते जिसकी वजह से खान साहब दोबारा ताकत हासिल कर सके। तो लगता यूं है कि हुकूमत की इनिंग्स के आखिरी ओवर्स का खेल शुरू हो चुका है। अब ये खेल कौन जीतता है कौन हारता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हुकूमत पर घबराहट वाज़ेह तौर पर तारी है। अब खान साहब अपने वजीरों और मुशीरों पर बरस रहे हैं और हर इजलास में वो कह रहे हैं कि मेरे वजीरों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे मुशीरों ने साथ नहीं दिया। खान साहब के जो क्लोज सर्किट है, जो उनकी जुबान बोलता है, वो भी वजीरों मुशीरों के हवाले से इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि वजीरों मुशीरों ने खान साहब को मरवा दिया। तो खान साहब ने आज ये भी कहा कि मेरे लोग मेरा इस तरह साथ नहीं दे रहे जिस तरह MQM के लोग बैक जुबान होकर अपने कायद का साथ देते थे या अपना बयानिया बिल्ड करते थे। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि हाँ साहब बहुत से वुज़रा और मुशीरों से नाराज हो चुके हैं और उनको हटाने के बारे में सोच रहे हैं, और उन वजीरों के बारे में उन्हें यह भी शुबा है कि वो विकेट के 2 नहीं बल्कि 4 तरफ खेल रहे हैं। अब खान साहब को इससे भी ज्यादा खतरनाक खबरें मिल रही है। वो खबरें मिल रही है कि उनके इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के साथ अगला इत्तेहाद डिजाइन कर रहे हैं। काफ लीग के लोग या कुछ और जमातों के लोग लंदन जाकर नवाज शरीफ से मिल रहे हैं। तो नवाज शरीफ के साथ लंदन जाकर मिलने वाले सियासी अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो ये खासी परेशान कुन खबरें हैं। और उस पर एक खबर और है कि नवाज शरीफ दिसंबर और जनवरी के किसी भी हफ्ते में मुल्क वापसी की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले ये तय था कि शायद अगले महीने आ जाएंगे, लेकिन अब इसको शायद जनवरी तक ले जाए, आगे प्रोलॉन्ग कर दिया जाए। तो अभी प्लानिंग हो रही है क्योंकि
बहुत से जरा ये कहते हैं, जो नवाज शरीफ के करीब लोग मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को ये मेक श्योर करा दिया गया है या उन्हें तसल्ली दी गई है या उन्हें उनके साथ कोई डील की गई है कि नवाज शरीफ वापस आए, आकर अदालतों का सामना करे, मुकदमात का सामना करे, अदालतों से अपने लिए क्लीन चिट हासिल करे और सियासत करे, तो उसके लिए उन्हें मौका दिया जाएगा। अब ये नहीं होगा कि वो नवाज शरीफ वापस आए और यहाँ पे हुकूमत पकड़ के अपोजिशन की कतिया पाचा कर दे। तो वो जो ताकत का जो तवाज़न है वो अब बैलेंस हो गया है, अब लेवल प्लेइंग फील्ड देने का फैसला किया गया है। ये इसके अलावा एक इन हाउस तब्दीली का फार्मूला जो पिछले दिनों खुर्शीद शाह की जानिब से पेश किया गया था, वो फार्मूला भी बहुत दिन डिस्कस रहा कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए और फिर इन हाउस तब्दीली की सूरत में जो प्राइम मिनिस्टर आए वो आकर असम्बलियां तोड़े और नए इलेक्शन कराए, लेकिन ये फार्मूला भी मंजूर नहीं किया गया। उसकी वजह यह बताई जाती है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो नहीं सकता। अभी जो मामला, जो मुकदमात मरीम नवाज के हैं, नवाज शरीफ के हैं, वो जाहिर है हर सूरत में अदालतों से ही क्लियर होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन अगला आ जाए और वो मामला अदालतों में रहे। तो सियासी मामलात को, यानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए वो जो अदालती मामलात है, बहरहाल अदालतों ने सजा सुनाई हुई है और उन्हें अदालतें ही खत्म कर सकती हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज अदालतों में पेश हो, तो इसमें वक्त लग सकता है। तो नून लीग ये टाइम जाहिर है ये वक्त गुजारेगी, उसके बाद ही इलेक्शन में जाना पसंद करेगी, तो इसीलिए ज्यादा हाथ पांव मारे नहीं जा रहे। लेकिन दूसरी तरफ घबराहट ये है कि अगर ये वक्त भी गुजर गया और पल्ले भी कुछ ना हुआ, इलेक्शन में भी चले गए, तो फिर बेचेंगे क्या। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की भी बहुत से लोग तस्करा कर रहे हैं कि कहीं इस तरह का कोई और भी अटेम्प्ट की जा सकती है। यानी खान साहब कोशिशें जारी रखेंगे कि उनको किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल तौर पर कोई बेनिफिट हो जाए और सियासी तौर पर शहादत नसीब हो, ताकि वो अगर इन हाउस तब्दीली आती है तो वो अपोजिशन में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने लोग हैं कि वो अपोजिशन में बैठ सकते हैं। तो खास अब अपोजिशन में जाकर भी सियासत तगड़ी कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट जो भी आएगी उसको वो टफ टाइम दे सकते हैं कि देखिए हमें हम पर दबाव, तो हम तब्दीली नहीं ला सके तो खुद कौन सा ले आए। तो वो टाइम पीरियड जो है वो नून लीग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। नवाज शरीफ खासकर इस बात को मंजूर नहीं कर रहे। नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो अदालतों में जाए या अदालतों ने क्लियर करे, उनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो साफ हों, उसके बाद वो इलेक्शन में जाए और इलेक्शन के नतीजे में वो 2/3 मेजोरिटी लेकर आए, अक्सरियत के साथ आए, कानून साजी करे और फिर मुल्क को इस दलदल से निकाले। क्योंकि जिस मुकाम पर मुस्लिम लीग, जिस मुकाम पर हुकूमत ने इस मुल्क को पहुंचा दिया है, यानी कर्जों की जो कर्जे डबल ट्रिपल हो गए हैं, मईशत डाउन है, तो खास अब माशाल्लाह मुल्क को उस मुकाम पर ले आए जहां से किसी और को भी इस बात से डर लग रहा होगा कि वो मुल्क को कैसे निकालेगा। तो जो भी हुकूमत नहीं आएगी उसके लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। तो इसलिए कोई भी जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं कर रहा कि वो जब हुकूमत में आए तो उनको भी उसी तरह का सिचुएशन फेस करना पड़ी जिस तरह खास सब की। फर्क होगा, जाहिर मैनेजमेंट का फर्क होगा। लेकिन दूसरी तरफ खास साहब अपने वजीरों मुशीरों से बड़े नाराज हैं। काबीना के इजलास में भी उन्होंने जो कुछ हुआ उसकी भी कहानी मंजर आम पर आई है। काबीना के इजलास में कायदम तहरीक लब्बैक के मुआहदे के हवाले से बहुत बातें की गई। वज़रा ने कहा जी हमें पता ही नहीं है, लोग हमसे पूछ रहे हैं, जो हम टॉक शो में जाते हैं वहां सवाल हो रहे हैं कि मुआहदा क्या है, किसने किया है, हमें कुछ नहीं पता। तो खास साहब ने कहा जनाब आप इस पर चुप रहे, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और जो कुछ हो गया है वो हो गया है, आप इस मामले के ऊपर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जब असम्बली का इजलास बुलाएंगे तो फिर उस पर बात कर लेंगे। तो गैर जरूरी बयानात से गुरेज करने की हिदायत की गई। इसके अलावा आजम सवाती और फवाद चौधरी जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने बुला रखा है, उनके हवाले से भी खास साहब ने कहा कि जाए इलेक्शन कमीशन और जाकर मिले। वो उन्होंने कहा कि वज़रा इत्तेहाद का मुजाहरा करें, दिलेरी दिखाएं। तो इसके अलावा वज़ीर आज़म कोर कमेटी के इजलास में भी खफा दिखाई दी। ये नून तहरीक इंसाफ की जो अपनी कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें वफाकी वज़रा और कोर कमेटी के मेंबरान से भी खास साहब ने खासी नाराजगी जाहिर की और इजलास के दौरान वफाकी वज़रा और कमेटी अरकान से बाकायदा शिकवा किया खास साहब ने कि कोई भी मामला हो आप एक साथ नजर नहीं आते। खास साहब ने कहा कि चंद हफ्तों से वज़रा और पार्टी की आदत फ्रंट फुट पर नजर नहीं आई।
उनका इशारा यकीनन उन वज़रा की तरफ है, उन मुशीरान की तरफ है जो पिछले उस जब से बड़ी तकर्री का एक इशू हुआ ISI के मामले में या सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के मामले में जब से हुआ है, उस वक्त से बहुत से वज़रा बैकफुट पर चले गए हैं, वो नजर नहीं आते। तो खान साहब इस मामले में बहुत ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने कहा कि देखे जो MKM थी उसमें जितने भी जब उनके लोग थे 18 या 20 लोग थे, वो सारे बैक जुबान होकर बोलते थे और मेरे लोग जो है वो ना मेरे साथ नहीं खड़े, जो मैं बयान देता हूं उसी को सेकंड नहीं करते और जब वक्त आता है तो गायब हो जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है और ये नाराजगी उन्होंने सिर्फ खुद नहीं निकाली बल्कि उनके एक बड़े करीबी प्लेयर है जो कि फैसल वाडा है, जो समझती है कि वो खान साहब के तर्जमान भी हैं क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के खुद को डायन कारकुन समझते हैं। तो उन्होंने भी वुज़रा और मुशीरान के हवाले से बहुत सख्त किस्म की एक स्टेटमेंट दी है। फैसल वाडा ने क्या कहा, वॉच दिस। देखिए काशिफ साहब, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक पुरअमन एहतजाज जो सबका आईनी हक है और गुंडागर्दी और दहशतगर्दी में बड़ा फर्क है। अगर पुरअमन एहतजाज एक झत्ता कर रहा है, 100 आदमी कर रहे हैं, 1 करोड़ आदमी कर रहे हैं और पुरअमन है, वो आपका मेरा राइट है, और उसी झत्ते में कोई आदमी गुंडागर्दी दहशतगर्दी कर रहा है तो वो दहशतगर्दी गुंडागर्दी वो एहतजाज नहीं है, ना उसको एहतजाज लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे वहां एक और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे वहां क्लैरिटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे झत्ते बनाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे जत्थे इस्तेमाल किए जाते हैं और वो जत्थे मॉन्स्टर बन के बाहर आ जाते हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और फिर सब सर पकड़ के बैठ जाते हैं। नंबर 3 ये, अगर मैं पूछूंगा कौन बनाता है तो उसका जवाब है आपके पास। देखिए काशिफ साहब, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से आपके शो पे एक और चीज बताना चाहता हूं कि देखिए हमारी गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो फवाद के मौकफ से आप, फवाद चौधरी के मौकफ से आप इख्तलाफ कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्लैरिटी है। हमारे वहां वजीर आजम के सामने जो टार्जन बने हुए होते हैं उनकी टांगे बाहर कांप रही होती हैं। जब टांगे कांप रही होती है तो मैंने उन टांगों को मुंह पे प्राइम मिनिस्टर के होते हुए उनकी मौजूदगी में बताया है कि यहां टार्जन बने हुए, बाहर इनकी टांगे कपकपाती हैं। तो जब आप हेड को मिस इन्फॉर्म के उसमें झूठ का आंसर रखे, घबराहट का आंसर रखे और डर का आंसर रखे तो ऊपर बैठा हुआ आदमी फैसला लेने में बहुत सारे डिफरेंशिएशन कर देता है, उसके फैसले में तसातुल अच्छा चलिए एक बात तो क्लियर कर दें कि ये पुलिस वालों का जो क्लैरिटी एडवाइजर्स नीड्स टू बी ऑनेस्ट। जो भी लीडर है उसको सच बताएं, उसको जाके बताते हैं कि जी आप, अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया, आपसे आगे कोई आदमी नहीं दुनिया के अंदर, जो सब बाहर है वो सब अच्छा चल रहा है, जो यहां टार्जन बनते हैं वो वहां कांपते हैं। मेरी आंखों के सामने मैंने कांपते हुए देखा है, अब मेरी आंखों में के सामने मैंने पैर पड़ते हुए देखा है। ठीक, मुझे अगर आप खोल देंगे बोलने पर तो फिर तो सियासतदानों की शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होंगे, चाहे उसमें मैं अपने लोगों की गुना बात कर रहा हूं। तो फैसल वाडा की चीखें बता रही है कि असल सूरत हाल क्या है और ये गिले शिकवे क्या है। ये मार्केट में एक नई थ्योरी भी आई है कि खान साहब को उनके वुज़रा गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी रियासत मदीना के सरबरा और इस्लामी मुल्कों के बहुत बड़े लीडर उनसे गलत फैसले उनके चंद वुज़रा करा लेते हैं। तो खान साहब ने जो फैसले किए हैं वो वुज़रा की गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किए हैं, यानी वज़ीर उनको हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता, उनके पास वुज़रा और मुशीरान के सिवा हक़ाइक़ जानने का कोई सोर्स नहीं है। तो फिर अल्लाह जाने IB और इंटेलिजेंस एजेंसियों से प्राइम मिनिस्टर कौन सा काम ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के अंडर भी बहुत सी खुफिया एजेंसियां होती हैं जो उन्हें रिपोर्ट करती हैं। इसके अलावा बनी गाला के जिन्नात और दूसरी माफूकुल फितरत चीजें जिनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन उनके लोग खुद ही कहते हैं जी है, वो भी खास सबको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। अब फैसल वाडा इस बात को साबित करने पर तुले हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर का नेटवर्क कमजोर है। मुझे तो यूं ही लगा है कि खास अब मासूम है, उन्हें कुछ पता नहीं होता, उन्हें अपोजिशन की वो सारी बातें पता होती है जो उनके बेडरूम में हो रही होती है या 100 तय खानों में जो खुफिया तौर पे बात चल रही होती है वो भी खास सबको पता होती है। तो एक तरफ वो इतने टार्जन है कि उनके सामने जाते हुए लोगों की टांगें कांपती हैं और दूसरी तरफ वो इतने मासूम है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन अवाम इतने मासूम नहीं, वो सब जानते हैं। तो ये जो शोर शराबा, ये चीखें हैं, ये वो बता रही है कि खान साहब कितना नाराज है अपने करीबी लोगों से। लेकिन क्या करें, ये सारे वो अंडे हैं जो कि उनकी बास्केट में उन्होंने खुद डाले हैं
और खुद उन्होंने चूज किए और इन्हीं के बलबूते पे तो इख्तिदार में आए हैं। तो अब वो कहते हैं ना कि जैसा है जहां है उसकी बुनियाद पर गुजारा तो करना पड़ेगा। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत और कालअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान जो माहिदा हुआ है उसके हवाले से आपको अपडेट देंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और कालअदम तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो माहिदा हुआ है उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन जो नुकात सामने आए थे उनके मुताबिक उन नुकात पर अमल दरामद शुरू हो गया है। कालअदम तहरीक लब्बैक के अमीर साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ हुकूमत ने जो अपील दायर कर रखी थी वो अब वापस लेने का फैसला किया है, जबकि 1000 से जायद कारकुनान जो हालिया मामले में गिरफ्तार किए गए थे जब तहरीक लब्बैक इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही थी तो गिरफ्तार शुदगान की तादाद कोई 1000 से जायद थी। तो इसके उनको रिहा कर दिया गया। तो स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में जो फैसले किए गए थे उन पर अमल दरामद किया गया। ये पंजाब में गिरफ्तारियां हुई थी और शेखपुरा से 50 लोग रिहा किए गए। इसके अलावा ये कल रात बहुत से लोगों की रिहाई हुई है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक जिन अफराद के खिलाफ केसेस नहीं थे उनको रिहा किया गया, लेकिन जिनके खिलाफ संगीन मुकदमात है उनको रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन ये भी एक बड़ा हैरानकुन अमर है कि जिन अफराद के संगीन मुकदमात है, मुकदमात तो हाफिज सादरी के खिलाफ भी हैं, बल्कि उनके खिलाफ तो मजीद जिस दिन मुआहिदा हो रहा था, जिस दिन मुआहिदा कराया गया था, मुफ्ती मुनीब साहब बैठे थे एक तरफ और दूसरी तरफ वो बैठे थे जो मुआहिदा कर रहे थे, जो गारंटर है इस मुआहिदे के। तो उस वक्त भी हुकूमत जो है वो मुकदमात दर्ज कर रही थी, तो उनके खिलाफ भी मुकदमात। तो मुआहिदे के मुताबिक जो मुबैना मुआहिदा उसकी तफसीलात सामने नहीं आई और अभी तक हुकूमत ने उसको रिवील नहीं किया कि वो क्या मुआहिदा है, उसके नुकात क्या है और किन मामला पर हुकूमत ने इसके ऊपर बात की है। तो ये मामला सेनेट तक पहुंच गया है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में मुआहिदे से मुतल्लिक़ करारदाद जमा कराई है और पूछा है कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदा किन शराइत पर हुआ है तो हमें बताया जाए और इस मुआहिदे पर सेनेट में बहस कराई जाए। तो कामरान मुर्तज़ा कहती है कि हुकूमत मुआहिदे तो कर लेती है लेकिन बाद में उस पर अमल नहीं करती। तो जब अमल नहीं करती हुकूमत तो फिर बाद में कौम को अज़ियत का सामना करना पड़ता है। तो इस मामले में ऐवान को इत्माद में लिया जाए। तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरफ से ये सेनेट में करारदाद पेश की गई है कि हुकूमत उस मुआहिदे को अवाम के सामने लेकर आए, बल्कि ऐवान में बहस के लिए पेश करे जिस मुआहिदे के तहत कालअदम तहरीक लब्बैक के लोग छोड़े जा रहे हैं या उनका जो लॉन्ग मार्च था वो कॉल ऑफ कराया गया है और अब उनके जो मेन लोग हैं उनकी रिहाई होने जा रही है। सीनियर तजिया निगार और कॉलमिस्ट मदर अब्बास ने भी इस मुआहिदे के हवाले से गुफ्तगू की है। उनका मौक़िफ़ देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच मदर अब्बास। सड़कें बहुत मारी जा रही थी, सड़कें बहुत मारी जा रही थी। शेख रशीद साहब भी भड़के मार रहे थे, फवाद चौधरी साहब भी मार रहे थे। कौमी सलामती के इजलास में ये हो गया, ये फैसला हो गया, ये हुआ। अल्टीमेटली क्या हुआ? यानी आपने एक मुज़ाकरात किए जिसका किसी को नहीं पता, आपने एक मुआहिदा किया जिसका किसी को नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ज़राए की बुनियाद पे मैं कैसे कमेंट कर सकता हूं? जब आप कलअदम तंजीम किसी को करार दिया तो मुझे ये बताया जाए कि कलअदम क्यों करार दिया, और कल जब आप कलअदम नहीं करार देंगे तो क्यों नहीं करार देंगे ये बता दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत ने जो रिपोर्ट दाखिल कराई है, अगर वो रिपोर्ट झूठी थी तो वही लोग जिन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट कराई है वही लोग मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, जिन्होंने TLP को इंडियन की फंडिंग हो रही हैं, ये हैं वही होम सेक्रेटरी, वही होम डिपार्टमेंट के लोग, वही राजा बिशारा साहब, ये सारे लोग अब इस कमेटी का हिस्सा हैं। तो आपकी स्टेट की कॉन्ट्रडिक्शन तो देखें, इस रियासत के तजादात देखें आप। एक मिसाल आपके सामने रख देता हूं। MQM लंदन तो कलअदम भी नहीं है ना, MQM लंदन पे तो कोई पाबंदी नहीं है, यानी कानूनी तौर पे MQM लंदन पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन क्या MQM लंदन कोई एक छोटा सा मुजाहरा भी कर सकती है? वो तो छोड़े आप,
इस वक्त भी पिछले 4 साल से कोई 300-400 एमक्यूएम लंदन के कारकुनों पे सिर्फ अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर तालियां बजाने का मुकदमा है। टीटीपी से भी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हम तो सिवाय सियासी जमातों से बाकी सबसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर हम गुफ्तगू नहीं कर रहे तो पॉलिटिकल पार्टी से गुफ्तगू नहीं कर रहे, बाकी तो हम सबसे कर रहे हैं। उनकी हमें क्या पता कि हो सकता है कि तहरीक तालिबान से भी कोई खुफिया मुआहदा हो गया हो, कोई नामालूम मुआहदा हो गया हो। बात तो सच है, मगर बात है सोचने की। ये लम्हा फिक्रिया है कि जमहूरी और सियासी सोच की हामिल सियासी जमातों को जो इंतहाबी अमल में हिस्सा लेती हैं उन्हें तो दीवार से लगा दिया गया है। उनसे ना तो कोई मुज़ाकरत करने को तैयार है और ना बात करने को तैयार है। तो क्या वो जमातें भी कोई ऐसा तरीकाकार अख्तियार करें जो बाद में रियासत के लिए खतरा बन जाए, फिर हम फौरन उनसे बात करने चल पड़ेंगे। अब वो तंजीमें या वो जमातें जिनके ऊपर सवालिया निशान मौजूद है उन पर किसी और ने सवालिया निशान नहीं लगाया, जिन पर खुद रियासत इल्जाम लगाती रही है। ये रियासत ने हुकूमत ने इल्जाम लगाए कि फलां के ताल्लुकात फलां से है, वो स्क्रीन पसंद है, वो टेररिस्ट है, अब उनके साथ मुआहदे करने चल पड़े। तो सारा एपीएमएस करने वालों को माफी देने की बात तो करते हैं, लेकिन जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्हें अवाम वोट देते हैं उनकी जुबानबंदी कर दी जाती है। जिसको जी चाहा उसको बैन कर दिया, किसी की तहरीर पर पाबंदी है, किसी की तस्वीर पर पाबंदी है और किसी का तो नाम लेने पर भी पाबंदी है। तो या तो सबको एक ही लाठी से हांकें, उन सब के मुताबिक उनके सबके साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक करें तो कोई गिला शिकवा नहीं होगा, वरना तो लोग कहेंगे कि ये दोगली पॉलिसी है। अब जो लोग पहले से ये शिकायत रखते हैं, खासकर उर्दू स्पीकिंग लोग, कि उनके साथ वो सलूक नहीं होता जो पाकिस्तान के दीगर शहरियों के साथ होता है, तो फिर लोग तो कहेंगे कि ये तजाद है, ये खुला तजाद है, ये दोगली पॉलिसी है। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि हमने पिछले कुछ अरसे से सियासत को गाली बनाकर रख दिया है और जो अवामी नुमाइंदे हैं, जमहूरियत है जिसमें सियासत है, जिसमें जिसकी खूबसूरती ये है कि इसमें बात की जाती है, उनके साथ हम दुश्मनों का सलूक करते हैं और जो सियासी राय रखते हैं उनको दीवार से लगा दिया जाता है। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और टॉक ऑफ द टाउन है, टॉप स्टोरी है कि क्या मुआहदा हुआ टीएलपी और हुकूमत में, या हुकूमत में मुआहदा हुआ या टीएलपी का एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुआहदा हुआ। उस मुआहदे की तफसीलात तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि ये मुआहदा हुकूमत ने किया है और इस पर गुफ्तगू कर रही है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी। उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। उज़्मा बुखारी साहबा, एक बात जो अच्छी लगी ना मुझे सदाकत साहब की, वो कह रहे देखे जी हमने सारे मॉडल टाउन जैसा वाकया नहीं होने दिया, हम फौज को ले आए बीच में, तरले मिनते का लफ्ज यूज किया इन्होंने हुक्म जारी किया बगौल इनके कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है फौज, तो उन्होंने मामला हल कर दिया। इसको अप्रिशिएट करें। देख, शुक्रिया कामरान। क्या पिद्दी का शोरबा। मतलब ये जो निज़ाम पाकिस्तान है, ये जो चला रहे हैं वो जनरल बाजवा हैं और ये बेचारे मतलब ना 3 में ना 13 में। आपको याद होना चाहिए कि फवाद चौधरी साहब जो कैबिनेट की मीटिंग के बाद आके हमें लतीफे सुना रहे थे कि वो भारत के एजेंट भी हैं, उनकी फंडिंग भी है, वो कलदम भी है, सब खत्म हो गया, छोड़ेंगे नहीं और अपनी रिट हर सूरत में कामयाब कराएंगे। ये वो आंखों से शोले और वो निकाल रहे थे। उसके बाद अगले दिन कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई। मैं बताती हूँ ना आपको क्या हुआ। अच्छा। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें बड़े आए, बड़ों ने आके एक किधर लगाई एक उधर लगाई। उन्होंने कहा कौन हो तुम भाई? ठीक है, तबाही कर ली, माशी हालात की तबाही कर ली, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तबाही कर ली, हर चीज की तबाही कर ली। अब मुल्क में और खून रेजी करानी है, इनके लिए भी मॉडल टाउन और होना है। पिछली दफा जब वो आए थे टीएलपी वाले तो 6 पुलिस वाले मारे गए थे, इस दफा 8 पुलिस वाले मारे गए हैं। ये जरा जोड़िए तो ये मॉडल टाउन से कहीं बड़ी बात है। अभी जितने भी आपने मुज़ाकरात की और वो मुआहदे की चीजें बताई हैं, उनमें कहीं आपने पुलिस वालों को कोई नाम सुना है? अब हमें ये तो बता दें शहीद कौन है। वो कहते हैं हम भी शहीद हैं, ये पुलिस वाले भी शहीद हैं, तो शहीद है कौन? ये आप वो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करके उनके इंडिया से लिंक जोड़ के हमारे पुलिस वाले मार दिए, सब खत्म हो गया और एग्रीमेंट को इसलिए खुफिया रखा गया कि शर्मिंदगी ना हो इस हुकूमत को। यही तो कह रही हूँ जी।
यही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूं कि कौमी सलामती कमेटी में ये वो निक्का है कि जब बेड़ा गर्क कर देता है, सारी चीजों की तबाही बर्बादी फेर देता है, फिर आके अबू की खिगल देखता है कि आके मुझे संभाल लें, तो वो उनको करना पड़ता है। फिर वो क्या करे बेचारे, उनको करना पड़ता है। अब जाहिर है निक्के ने जब तबाही बर्बादी फेरी है, निक्के का लाडला बहुत है, और वो उसने जहां जहां तबाही करनी थी करने के बाद अब यहां पर जो पूरी लाहौर, देखिए लाहौर की सड़कों पर खून बिखरा। देखिए ये तासुर तो पहले रोज से मौजूद है, जब से खान साहब इक़्तिदार में आए हैं कि हुकूमत नाकाम है, खान साहब गलतियां करते हैं, काम बिगाड़ते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हुकूमत बोंगियां मारती है, लेकिन उन्हें रेस्क्यू करने के लिए लोग आगे आ जाते हैं। खुद हुकूमत इस बात को तस्लीम करती है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि खान साहब किन के पसंदीदा हैं, किन के फेवरेट हैं, और वो उन्हें कैसे रेस्क्यू करते हैं। अब कालदम तहरीक लब्बैक के साथ हालिया मुआहिदा एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। हुकूमत लब्बैक वालों को अस्करियत पसंद या दहशतगर्द या भारतीय एजेंट या कुछ भी उनके ऊपर लेबल करके उनके साथ तसादम पर आमादा थी। तो अपोजिशन इसीलिए हुकूमत पर तनकीद करती है कि अपोजिशन ये समझती है कि खान साहब जो है वो महज वो है डमी वज़ीर आज़म है, और जो पीछे लोग बैठे हैं जो खान साहब को लेकर आए थे वो हुकूमत चलाते हैं, उन्हें रेस्क्यू करते हैं। अब मेरे नज़दीक तो ये सूरत बदल चुकी है, लेकिन अभी भी अपोजिशन ये समझती है कि नहीं ये तो पुराना ही फार्मूला है, जहाँ पे कोई गलती करता है और दूसरे उनको रेस्क्यू करने चल पड़ते हैं जो बड़े होते हैं। तो खान साहब को जो निक्के का कहा जा रहा है ना कि निक्का निक्के अब्बा, ये निक्के का खिताब मौलाना फजलुर रहमान ने दिया था, और वो इसलिए दिया था कि वो समझते हैं कि खान साहब का जो सियासी एक्सपीरियंस है वो बड़ा कम है, उनकी सियासी बलूगत ज़्यादा नहीं है। अब अपोजिशन जो है वो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर को मुख्तलिफ खिताबात और अलकाबात देती रही। खुद खान साहब अपोजिशन के बड़े लोगों को बड़े नाम देते हैं, और जब वो खुद अपोजिशन में थे तो बड़े बड़े लोगों के मुख्तलिफ उन्होंने महमूद चकजी का मजाक उड़ाना, किसी और का मजाक उड़ाना, और एक उन्होंने रवायत कायम कर दी। तो अब अपोजिशन भी अगर उसी रवायत पे चल रही है तो फिर वो जाहिर है यू हैव टू फेस योर म्यूजिक, जो आपने किया वो भुगतना पड़ेगा, जो बोया वो काटना पड़ेगा। तो ये इसलिए सामने आया। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये माहिदा जिन्होंने कराया उन्होंने ही कराया, ये माहिदे में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। और हुकूमत को अगर आप देखें तो पूरी हुकूमत तो इस बात पर आमादा थी कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी फिजा क्रिएट कर दी जाए कि जिससे बड़ा बड़ा वबाल पैदा हो जाए और फिर पता नहीं क्या हो जाए, और जिसको बहुत से लोग तो ये कह रहे थे कि जी ये तीसरी हुकूमत को दावत दी जा रही कि वो आके कोई हुकूमत गिरा दे या कुछ और कर दे, मार चला लग जाए, इस किस्म की बातें भी हुई। तो क्योंकि जो हो रहा था उसके नतीजे में ये कुछ होना था, लेकिन वो तो समझदार है वो लोग जिनको पता है कि उन्होंने गलत घोड़े पे दाव लगा दिया है, तो उन्हें उसको ठीक करना भी आता है, तो देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे ये लग रहा है कि वो जो एक बड़ी ताकत थी वो उन्होंने अपने पास रख ली है। इस ताकत को कब कैसे इस्तेमाल करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने अवाम को एक बार फिर बुरी खबर सुना दी है। अच्छी खबर तो आ नहीं रही, तो बुरी खबरों की एक लाइन लगी हुई है। खबर यह है कि बिजली और तेल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, और ये बात की है वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने। पाकिस्तान के ख़जाने के जो पहले वज़ीर थे अब वो मुशीर हो गए हैं, तो उनका ये कहना कि बिजली और तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। आलमी मालियाती इदारे IMF ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में ज्यादा इजाफा करने को कहा था, लेकिन हम कम इजाफा करने पर राजी हो गए, यानी हो गए हैं लेकिन जरा कम है। उन्होंने अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, तेल और बिजली कीमतों में इतना इजाफा नहीं होगा जितना IMF चाहता था, तो यानी हम कम इजाफा करें। तो ओगरा ने 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में 11 रुपए इजाफे की सिफारिश की थी, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन सदारत हुकूमत की जानिब से बिजली की बुनियादी कीमत में 1 रुपये 68 पैसे तक इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें पावर डिवीजन के लोगों ने कहा है कि बिजली का औसत टैरिफ 13 रुपये 97 पैसे फी यूनिट है, और ये इजाफे के बाद 15 रुपये 36 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। हुकूमत ट्यूबवेल वालों को 57 अरब रुपये सब्सिडी दे रही है, जबकि छोटे सार्फिन को 45% छोटे सार्फिन को 6 रुपये 53 पैसे फी यूनिट सब्सिडी दे रही है। तो 168 अरब रुपये सब्सिडी भी दी जा रही है। तो एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा कि बिजली की पैदावारी लागत
सार्फिन से वसूल करनी है। दूसरे मरहले में हम सब्सिडी कम करेंगे और बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा ना करने से हुकूमत को 185 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये हम सब्सिडी में दे रहे हैं। तो हमें पहले 200 यूनिट वाले सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसी वजह से घरेलू सार्फिन के लिए ₹1.68 इजाफे की दरख्वास्त की गई है। टैरिफ में औसत इजाफा ₹1.39 फी यूनिट बनता है, जबकि इंडस्ट्री के लिए ₹1.39 फी यूनिट मांगा है। तो बिजली की कीमत दूसरी तरफ जो बढ़ाई जा रही है उसकी समाप्त हो गई है, और उसकी भी मंजूरी मिलने के बाद जो अगले महीने के बिल आएंगे उनमें ये इजाफा लगाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम में इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।